हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम आज फिर से आपका एक नया टेस्ट पेपर लेकर। अब इस टेस्ट पेपर के बारे में हम थोड़ा सा मुश्किल से 1 या 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। आपको कुछ बताना है। हमारे चैनल पे हम बहुत प्रयास करते हैं कि आप सभी की एजुकेशन बहुत ही अच्छे से चले, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इसीलिए हमारे चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियोस फ्री में दें और उसके बाद हम आपसे बोले कि इसके आगे का कंटेंट आपको देखने के लिए, आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। आप जितने भी वीडियो जब चाहें देख सकते हैं बिना किसी बाधा के। हमें कुछ भी इसके लिए पेमेंट नहीं चाहिए होता है। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप हमारे पीछे स्लाइड में देख भी रहे हैं कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन पर जो टेस्ट पेपर हैं वो 100% फ्री हैं। सिर्फ यह टेस्ट पेपर ही नहीं, जितना भी आप सिलेबस के, एक्सप्लेनेशन के, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, जितना कुछ भी आप देखना चाहेंगे सभी टोटली फ्री मिलेगा। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का, और साथ ही साथ आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितनी भी क्लासेस का आप देखना चाहें टोटली 100% फ्री मिलेगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो पर। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर है। क्लास 4 से लेकर 12 तक के ऑल सब्जेक्ट के हमारे ये पर चैप्टर के हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, ताकि कोई भी क्लास में आपका टेस्ट पढ़े, रिवीजन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इन टेस्ट पेपर के थ्रू जो है एक क्विक रिवाइज कर ले और आपके लिए सभी एग्जाम्स और टेस्ट बहुत ही ईजी हो जाए। ये टेस्ट पेपर के पीडीएफ आपको 2 दिन पहले अवेलेबल कराए जा चुके हैं। अब उसका हम सोल्यूशन आज लेकर आए हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। क्लास है हमारी 11th कोर प्लस इलेक्टिव की बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी बुक है वो हमारी कोर प्लस इलेक्टिव 11 प्लस 12 दोनों की ही कंबाइंड बुक है। तो इसमें कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो क्लास 11th का है। चैप्टर नंबर 10 है कथा पटकथा। आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसके सॉल्यूशंस आपको मैच करने हैं बस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न थे। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको सिर्फ टिक मार्क करना था और सब्जेक्टिव आपको पूरा लिखना था। तो अब मिलाते हुए चलिएगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो फ़र्क आता है। लेकिन मेन मोटिव हमारा ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हमने ठीक से दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 1 है उससे आ रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। किस चीज़ का अभिन्न हिस्सा होता है? एहसासों का, गानों का, पटकथा का या संवादों का। वैसे कथानक जो है वो कई चीज़ों का होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें सही ऑप्शन है हमारा पटकथा। पटकथा का अभिन्न अंग होता है हमारा कथानक। कथानक नहीं होगा तो आगे की पटकथा, उसके दृश्य, ये सब चीज़ों को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 है किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया है? तो ये जब हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी आया था। एक ऐसी मूवी है, यानी कि एक ऐसा उपन्यास है जिसके ऊपर कम से कम 3 बार पिक्चर बन चुकी है। तो वो उपन्यास कौन सा था? बहुरानी, बड़े घर की बेटी, देवदास या गोदान। तो वो उपन्यास है हमारा देवदास। देवदास पे हम लोगों ने मूवी भी देखी हुई है। आई थिंक आप सभी ने जो है शाहरुख खान की देवदास देखी ही होगी। तो इससे पहले भी देवदास बन चुकी है, दिलीप कुमार जी के ऊपर बनी थी और भी बनी है। तो ये मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये शरद चंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास है जो काफ़ी फेमस रहा। और उस उपन्यास की पटकथा लिखी गई, कथा से पटकथा लिखी गई और फिर उसका फिल्मांकन हुआ। प्रश्न संख्या 3 है देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? अभी हमने इसी से पहले वाले क्वेश्चन में आपको आंसर दे ही दिया है। प्रेमचंद, अज्ञेय, शरदचंद्र या कृष्णचंद्र। तो राइटर हैं शरदचंद्र जी, उनके द्वारा लिखित थी ये। प्रश्न संख्या 4 है अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? यानी कि हमारे पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं उसे अगर हम फिल्मों में दिखाना चाहते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक, फ्लैश लाइट या फ्लैश लाइव। तो हमने क्या बताया था? ये होता है हमारा
फ्लैशबैक यानी कि जो पास्ट में हो चुका है उसे अगर हम फिल्मों में दिखाएं तो वो फ्लैशबैक कहलाता है, और अगर हम फ्यूचर का सोचें तो वो क्या कहलाता है, फ्लैश फॉरवर्ड। ये तकनीक होती है। प्रश्न संख्या 5 है, पटकथा की मूल इकाई क्या है। मूल इकाई जिसके बगैर पटकथा लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बनना मुश्किल हो जाता है। दृश्य, रंगमंच, कंप्यूटर या अभिनेता। तो सही ऑप्शन है, पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। जब तक इन्हें हम दृश्यों में विभाजित नहीं करते तब तक इसका फिल्मांकन मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी हम पिक्चर, आज जैसे पटकथा को आप किनारे करिए, पहले पटकथा लिखी जाती है तभी फिल्म बनती है। तो फिल्म में आप देखिए अलग अलग दृश्य होते हैं। आप एक बैग देखेंगे कि एक घर है, घर में एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है, वो बच्चा जो है उसके पापा, बेल बजी, वो जल्दी से दौड़ता हुआ गया। अब एक दृश्य दिखा था कमरे में, अब वो बच्चा दौड़ता हुआ गया कहाँ पे, डोर बेल बजी तो वो वहाँ भागता गया, तो दूसरा दृश्य घर के दरवाजे पर लगा, है ना। तो ये इस तरीके से अलग अलग दृश्य जो हैं वो सेट होते हैं। जब तक दृश्य सेट नहीं होते तब तक पटकथा का लिख पाना मुश्किल हो जाता है। पहले दृश्य डिसाइड किए जाते हैं तभी आगे का प्रोसीजर होता है। प्रश्न संख्या 6 है, पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं। अब क्या दिया है, कितने होते हैं, 1, 10, 20 या असीमित। ये तो हमने पढ़ाते समय आप लोग को बताया भी था कि पटकथा में असीमित घटना स्थल होते हैं, कि इसमें आप जितने भी रख लीजिए। फिल्मों में देखिए ना कितने असीमित होते हैं। तो यहाँ पर इनकी कोई सीमा नहीं होती कि कितनी सीमित डायरेक्शन में। हाँ, लेकिन अगर स्टेज प्ले वगैरह होते हैं तो उनमें सीमित होती है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन जो हम पटकथा लिखते हैं उनमें असीमित दृश्य होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या है वो तकनीक है, फ्लैश फॉरवर्ड। ये देखिए फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है, हम आगे जो भविष्य में होने वाला है उसे अगर हम अभी सोचेंगे तो वो फ्लैश फॉरवर्ड कहलाती है तकनीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक में घटना स्थल प्रायः कैसा होता है। हमने अभी देखा कि पटकथा में असीमित होता है, मगर नाटक क्या होता है, वो स्टेज पे प्ले किया जाता है। उसमें जल्दी जल्दी हम दृश्यों को नहीं बदल सकते, जैसे कि हम फिल्मों में होता है कि जितना चाहे उतनी जगह पे हम कैमरा लगा लें और शूट कर लें, तो इससे पटकथा उस हिसाब से लिखी जाती है, घटना स्थल असीमित कर दिए जाते हैं। लेकिन जब नाटक लिखा जाता है तो अब उसमें हम फटाफट मंच का सारा परिदृश्य तो बदल नहीं सकते। तो उसमें जो दृश्य होती हैं, घटना स्थल होते हैं, वो कैसे रखे जाते हैं, सीमित, असीमित, विशृंखल या अनियंत्रित। तो सही बात क्या है, सही है कि उसमें सीमित रखे जाते हैं, यानी कि कंट्रोल 1, 2 या 3। ये होता है आपके नाटक की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना ड्यूरेशन है, उस हिसाब से उतने दृश्य रखे जा सकते हैं। बहुत ही सीमित संख्या में दृश्य रखे जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारे क्या आएंगे, वस्तुपरक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो प्रश्न संख्या 9 है वो क्या है, पटकथा से क्या तात्पर्य है, पटकथा से क्या मतलब होता है, क्या कहा जाता है, इसको बोलते क्या है, क्या चीजें हैं। तो इसे आप यहाँ पर डिटेलिंग में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पटकथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पट और दूसरा है कथा। इनमें पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। तो पट का मतलब समझ में आ गया, पर्दा, और कथा मतलब कहानी। एक कहानी से ही हम क्या करते हैं, कोई एक कथा हमारे पास होती है, अब उसी से हम फिल्मों के लिए स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जब फिल्मों के लिए लिखते हैं तब वो कहला जाती है पट कथा, यानी पर्दा के लिए कहानी। इस प्रकार पट कथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जो कहानी टेलीविजन अथवा सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक फिल्म अथवा धारावाहिक की शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, तकनीशियन, सहायक आदि भी पटकथा के आधार पर ही अपना अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि वो कहानी जो पर्दे के लिए लिखी जाती। अब ये पर्दा छोटा भी हो सकता है, बड़ा। अब छोटे का तात्पर्य मतलब टेलीविजन पे कोई अगर धारावाहिक आ रहा है, जिसे हम सीरियल्स बोलते हैं, वो होगा। अब आजकल तो इंटरनेट पे भी बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह चलते हैं, उनको आप मान लीजिए। और बड़ा पर्दा क्या होता है, हमारा सिनेमा का, जो हम लोग हॉल्स वगैरह में पिक्चर देखते हैं ना, पीवीआर जाते हैं हम लोग, हॉल में जाके देखते हैं मूवीज, तो मल्टीप्लेक्स में जाके देखते हैं, वो सब हमारी जो आती हैं वो होती है बड़ा पर्दा।
तो कोई भी कहानी किसी के लिए भी लिखी जाए, छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा, लेकिन है पर्दे के लिए, तो वो पटकथा ही कहलाएगी। प्रश्न संख्या 10 है, पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है। अब इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, मतलब ये हम कैसे लेते हैं, कहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। हमें होता है ना, जैसे कहीं नदी का स्रोत कैसे होता है, नदी कहीं से तो निकली होगी, ज़रूरी तो नहीं हमेशा बहती चली आ रही, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से ये शुरू हुई होगी, तो जहाँ से वो शुरू होती है तो वो क्या कहलाता है, नदी का स्रोत कहलाता है। उसी तरह पटकथा का स्रोत क्या होता है, आप कहाँ से उसको लिखना शुरू करते हैं, अर्थात इसे कहाँ से लेते हैं। पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है, हमारे स्वयं के साथ घटी कोई घटना अथवा हमारे आसपास की घटी कोई घटना भी पटकथा का आधार बन सकती है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना से अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्तित्व, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा का आधार बनाया गया है। उदाहरण के रूप में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर 3 बार फिल्म बनाई जा चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, कोई भी कहानी, पौराणिक, ऐतिहासिक कोई भी कहानी ले सकते हैं, उसका कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, हमारे साथ कोई घटना घटी हो या हमने कहीं घटती देखी हो, कुछ भी, कहीं से भी कोई एक, बस हमें स्रोत मिलना है जरा सा, और बस हमें उसी पर कहानी तैयार करनी होती है और उसी कहानी को हमें पटकथा में बदल देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पटकथा का स्रोत हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, पटकथा की संरचना कैसी होती है। अब इसको हम बनाते तो हैं, मगर ये संरचना निकल के कैसी आती है, किस तरीके से आती है, ये चीज आपको बतानी है। तो क्या है, फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान आदि सभी कुछ हो सकता है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, पटकथा हमने लिखी, तो अब पटकथा के अंदर हम जिन चीज़ों को डालेंगे उनमें क्या होता है, आपके पात्र और चरित्र, जो आपके करेक्टर्स होते हैं उनका चरित्र आपको पहले घटित करना पड़ता है। फिर नायक, आप उसके लिए ऑडिशन, आपको जो भाई एक्ट करेंगे उनके लिए अभिनेता चाहिए, आपको सहायक कलाकार चाहिए। पहले तो मेन लीड में होते हैं, ठीक है, नायक नायिका मेन लीड में होंगे, फिर उसके बाद सहायक कलाकार होते हैं, फिर आते हैं घटना स्थल, कौन कौन सी घटना स्थल पर चीज़ें घटित होंगी। उसके बाद आता है दृश्य, जिस जिस घटना स्थल पर कहानियाँ घटित होंगी उसके हिसाब से दृश्य कहाँ सेट किया जाएगा, ये देखा जाएगा। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट जो होगा तो वो रोड पे होगा, फिर उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, तो दूसरा जो दृश्य होगा वो एम्बुलेंस का होगा, तीसरा दृश्य क्या होगा, हमारा हॉस्पिटल का होगा। तो इस तरीके से अलग अलग दृश्य बदलेंगे। फिर आता है कहानी का क्रमिक विकास, फिर कहानी जहाँ स्टार्टिंग में देखते हैं सब लोग बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, मध्याह्न तक हमारा जो है द्वंद्व शुरू हो जाता है, मतलब कोई ना कोई समस्या आ जाती है, आपस में उधेड़-बुन चलने लगती है, फिर अंत तक उस समस्या का समाधान हो जाता है। सिंपल ये प्रोसीजर हम लोग सभी फिल्मों में देखते हैं, वही चीज़ होता है। तो ये इनमें छोटे छोटे दृश्य, असीमित घटना स्थल होते हैं। अब इनको करने के लिए हमें क्या करता है, छोटे छोटे दृश्यों को लगाते हैं और बहुत सारे घटना स्थल लेते हैं। इनकी कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से भी किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। अब फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक भी हमने आपको बताया कि क्या तकनीक होती है। अतीत में अगर कोई चीज़ नायक सोच रहा है तो अब वो सोचेगा तो उसका सोचने की आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होता है, उस तकनीक के फ्लैश बैक के माध्यम से उसके अतीत में जो कुछ हुआ है उसे ब्लैक एंड वाइट करके हमारे सामने दिखा दिया जाता है इस तरीके से। और भविष्य में अगर कोई चीज़ अगर सोच रहा है तो उसे हल्का सा धुंधला करके हमारे सामने फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से दिखा दिया जाता है, और भी बहुत सी तकनीक से हमें दिखाया जा सकता है। लेकिन जो पास्ट है उसको दिखाने का तरीका फ्लैश बैक होता है और भविष्य का दिखाने का तरीका फ्लैश फॉरवर्ड कहलाता है। फ्लैशबैक से अतीत में हो चुकी और फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इनमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। अब एक ही समय कहने का तात्पर्य ये है कि शाम के 4 बजे जो है, मान लीजिए एक फैमिली का दृश्य चल रहा है, शाम को 4 बजे जो है अगर मम्मी को दिखाया जा रहा है तो वो घर में किचन में फटाफट नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। 4 बजे बच्चा कोचिंग में है, वो भी दिखाया जा सकता है, और 4 बजे जो है वो पापा जो है ऑफिस में है, ये दिखाया जा सकता है। तो ये कई तरीके से एक ही समय पर 4 बजे अलग अलग घटना स्थल पे होने वाली चीज़ों को भी दिखाया जा सकता है। इनमें से एक ही घटनाओं को भी दिखाया जाता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। तो इस तरीके से क्रमिक विकास होता है।
आपको घटनाओं स्थल दिखाता है, धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है और अंत में समाधान भी अंत में हो जाता है। तो ये इसकी संरचना होती है पटकथा की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। नाटक की जो कथा लिखी जाती है वो और जो पटकथा लिखी जाती है वो, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसको आपको यहाँ स्पष्ट करना है। इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए पॉइंट वाइज इसको हम देंगे। नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, ये अंतर निम्नलिखित है। नाटक के दृश्य बहुत लंबे होते हैं जबकि फिल्म के दृश्य छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि नाटक में हमें जो घटना स्थल रखने होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, तो इसलिए हम एक ही दृश्य पे ज़्यादा सीन फिल्माना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। जबकि हम पटकथा, फिल्मों में जब पटकथा होती है तो उसमें छोटे छोटे दृश्य लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर वो दृश्य छोटे छोटे ही रहते हैं कि कई सारे लगा सकते हैं, लेकिन नाटक में हम कई सारे दृश्य नहीं लगा सकते। नाटक में घटना स्थल प्रायः सीमित होते हैं जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप सभी को पता है कि नाटक मंच पे प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें कई सारे हम घटना स्थल प्रस्तुत नहीं कर सकते, जबकि फिल्मों पे हम बहुत सारे घटना स्थलों को प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जबकि सिनेमा में ये पूर्व रिकॉर्डेड छवियां एवं दृश्य होते हैं। नाटक में क्या होता है, स्टेज पर एकदम हम सामने लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, एकदम सजीव में सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जो फिल्में होती हैं वो पहले से रिकॉर्डेड होती हैं और उन्हें हम पर्दों पर देखते हैं। नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या सीमित रखनी होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। नाटक में बहुत सीमाएं होती हैं क्योंकि यहाँ पर हम बहुत लंबे समय तक के लिए हम नाटक को मंचित नहीं कर सकते, दृश्य ज़्यादा लंबे नहीं होते, हम कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीमित होती हैं, जबकि फिल्मों में ये सारी चीज़ें असीमित संख्या में होती हैं। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से हो सकता है। यानी कि नाटक में अब जैसे फिल्मों में होता है, हम एक ही साथ कई दृश्यों को दिखा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने जैसे बताया कि 4 बजे जो घटना स्थल है वो हम घर पे, कोचिंग सेंटर में और ऑफिस में 3 जगह दिखा सकते हैं, तो धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है। यहाँ पर कई जगह से एक साथ 3 जगह से क्रमिक विकास हो रहा है। लेकिन नाटक में क्या होता है, वो जो मंच पे मंचित हो रहा है हम सिर्फ उसको ही दिखा सकते हैं, वो हम कई जगह से नहीं दिखा सकते, एक ही तरह से उसका विकास होता है। तो ये होते हैं कुछ अंतर नाटक और पटकथा में। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनके ज़रिए जो है कंप्यूटर पे पटकथा लिखना बहुत आसान हो गया है। कोई मिस्टेक हो जाए तो वो कंप्यूटर तुरंत पकड़ लेता है कि आपने यहाँ कोई मिस्टेक करी है, कुछ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये देखिए कंप्यूटर किस तरीके से मदद करता है। वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे सारा कार्य व्यापार कंप्यूटर पर आधारित होता दिखाई दे रहा है। पटकथा लिखने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जा सकती है। आजकल कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बना बनाया होता है। यदि पटकथा लेखन में कोई गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर बता देता है कि कहाँ और क्या गड़बड़ी हुई है। ये सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी पटकथा लेखक को देता है। इन सुझावों को मानना या न मानना पटकथा लेखन की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या है, इन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है पटकथा लेखन बहुत ही आसान हो गया है। मिस्टेक करते हैं, कंप्यूटर आपको तुरंत बताएगा कि आपने यहाँ मिस्टेक करी है और सुधार करने के तरीके भी बता देगा। अब आप सुधार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये लेखक पर डिपेंड होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पटकथा की मूल इकाई क्या और कैसे है। यानी कि इसकी मूल इकाई क्या हमने बताई थी, दृश्य बताया था। इसकी मूल इकाई क्या है और ये कैसे होती है, इसको आपको बताना है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे व्यापार के आधार पर होता है। इसको समझिए, एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में, जैसे कि अब एक दृश्य लग रहा है, एक दृश्य कहाँ है, सड़क पर है, ठीक है। सड़क में रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी ने टक्कर मार दी, ये चीज़ है आपको होना है। तो सड़क है, यही आपको यहीं पे दृश्य फैलाना है, यही घटना स्थल होगा और इस पे एक ही रेखा पर ये कार्य
होता है। अब इसी जगह पे हम ये नहीं दिखा सकते कि वो रोड भी क्रॉस कर रहा है, कुछ और भी। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, लगातार धीरे धीरे यहाँ पर ये कार्य व्यापार चलता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम स्थान, समय और कार्य व्यापार यानी कि एक्सीडेंट यानी कि रोड क्रॉस करना, ये चीज़, समय, उस समय कौन सा है, दिन है, रात है, शाम है, क्या समय है उसमें, या हम दृश्य में यानी घटना स्थल में रोड पर से हम कुछ भी एक भी चीज़ बदलाव करते हैं तो तुरंत ही दृश्य बदल जाता है। मान लीजिए कि शाम के समय वो घर से ऑफिस से वापस आ रहा है, ये कहानी में है, और रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें से हम कोई भी चीज़ अगर हम दोपहर में कर दें, अगर हमने मान लो यहाँ बोल दिया कि वो दोपहर में एक्सीडेंट हो गया, तो अब कहानी में बदलाव होगा कि उसको तो ऑफिस जाना था, उसे ऑफिस में रहना था, वो दोपहर में रोड पर क्यों आया, क्या कारण था। अब इसमें कहानी पटकथा में कहीं ना कहीं कोई चीज़ बदलेगा, यानी कि वो कोई ज़रूरी काम से निकला था, वो ज़रूरी काम जो है ना वो पटकथा में बदलाव ले आएगा। तो कोई भी एक चीज़ अगर बदलता है तो कहीं ना कहीं सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक आरोह में रजनी पाठ में दृश्य एक लीलाबेन का, अब यहाँ पे देखिए आपको समझाया जा रहा है, लीलाबेन का फ्लैट है, समय दोपहर का है, उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दूसरा दृश्य अगले दिन का है, समय दिन का है, स्थान अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है। तीसरा दृश्य उसी दिन का है, समय शाम का है, स्थान रजनी का फ्लैट है। इस प्रकार ये तीनों दृश्य अलग अलग स्थान के लिए हैं, इसलिए बदल गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि क्यों यहाँ पर चीज़ों को बदलाव किया गया, क्यों, क्योंकि अलग अलग, जैसे अमित का स्कूल से घर आना था तो वो अपसेट था, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया था, उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे। रजनी और उनकी अमित की माँ जो है वो अमित के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बहुत उत्साहित थी, ये था। दूसरा दृश्य क्यों होता है, स्कूल का क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोचिंग पढ़ाए जाने पर अनिवार्यता दिखाई जा रही थी कि कोचिंग जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं को जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसकी शिकायत लेकर रजनी हेडमास्टर के पास जाती है, तो दूसरा दृश्य यहाँ पर। अब अगर इनमें से किसी भी एक दृश्य में अगर बदलाव होता, मान लो अमित अगर स्कूल से घर आता, वो होता दोपहर का समय, दोपहर का समय जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दोपहर का समय, समय सही है। अगर वो स्थल नीचे गार्डन में होता तो बदलाव होता, स्कूल से वो गार्डन में आया, तो गार्डन में आता यानी कि वहाँ पर उसको खुशी खुशी दिखाता, यानी कि उसका रिपोर्ट कार्ड सही था। तब दूसरे दिन हेडमास्टर को ऑफिस नहीं होता, तब क्या होता, कहीं पर ये लोग बाहर घूमने गए होते, एंजॉय कर रहे होते, तब दूसरा दृश्य उस हिसाब से बदल जाता। तो यहाँ पर ये आपको बताने की यही कोशिश करी जा रही है कि किसी भी एक दृश्य में किसी भी तरह का एक बदलाव होता है तो आगे आने वाले दृश्यों में बदलाव निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 15 है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों। वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और क्यों है, तो इन्हें हम पॉइंट्स में लिखेंगे। देखिए किस तरीके से पटकथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें क्या दिया है, घटना का समय जरूर लिखा होना चाहिए, कौन से समय पर घटित होगी, सुबह घटित होगी, दोपहर में घटित होगी, शाम को घटित होगी, रात में घटित होगी, ये समय दिया जाना जरूरी होता है पटकथा में हर दृश्य के साथ में। पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देने चाहिए। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मजे से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, फिर घड़ी देखता है। वो चीजें जो संवाद में नहीं आनी है, एक्शन में होनी है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं, बोलते हुए हमारा हाथ चल रहा है, तो ये एक्शन है। अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जो हम बोल रहे हैं वो तो आप संवाद में लिख सकते हो, लेकिन हाथ घुमाते हुए समझा रहे हैं ये कैसे आप लिखोगे, इसको आप ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा कि जो फिजिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें भी आपको लिखना पड़ता है। फिर एक किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। यानी कि एक ही दृश्य में हम अगर बंटवारा करते हैं, जैसे हमने बोला कि अभी घटना स्थल पर जो है एक्सीडेंट होना था, अब एक्सीडेंट रोड क्रॉस करते हुए मान लीजिए रोड के उस पार उसका कोई फ्रेंड खड़ा है, तो अब रोड एक तरफ एक दृश्य में क्या दिखाएंगे, इधर से वो आ रहा है वो दिखाया, दूसरी तरफ उसका चेहरा दिखा रहे हैं फ्रेंड का कि वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जब हम बंटवारा कर रहे हैं दो दृश्यों का, एक रोड क्रॉस करते समय एक खड़े हुए दूसरे दोस्त का,
तो इन दोनों को भी हमें मेंशन करना है दृश्यों के हिसाब से। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली सूचना देनी है, यानी कि अब जैसे कि कट टू खत्म हो गया, ये हो गया, ये सूचनाएं देना जरूरी होता है, या अभी कंटिन्यू है, ऐसा करके। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, सड़क। तो ये दृश्य कहाँ घटित होना है, ये स्थान भी लिखा होना चाहिए हर दृश्य के साथ में। पात्रों के संवाद बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए, जैसे रजनी अपने में ही भुनभुनाते हुए, यानी कि कैसे बोल रही, कुछ बातें होती हैं हम अपने मन में ही कर जाते हैं, वो होता है, तो वो अगर जो अपने मन में बात हो रही है उसे भी हमें लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम पटकथा लिखते हैं तो वो वहां पर वो चीजें फिल्मानी है। अब जैसे हम भुनभुनाते हुए हैं तो हम बोलेंगे थोड़ी ना, ऐसे करके बोलेंगे, मतलब हम अपने अंदर ही बोल गए वो चीज, वो आपको आवाज नहीं आएगी, बस ये होगा कि वो हम भुनभुना रहे हैं। प्रत्येक दृश्य के अंत में डिसॉल्व, फेड आउट, कट टू जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए, जिससे निर्देशक, एडिटर आदि निर्माण में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है। अब क्या होता है, कोई दृश्य एंड होता है तो कट टू, डिसॉल्व जैसे, मतलब यहाँ पे ये दृश्य खत्म हो गया, तो जो निर्देशक है तो उसको निर्देशित करने में आसानी होगी, जो एडिटर है, जो एडिटिंग कर रहा है, उनको इन सब चीज़ों में आसानी होगी। तो इसलिए हर दृश्य के बाद इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। आई थिंक आप सभी के आंसर्स अच्छे गए होंगे। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल magnetsbrain.com को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके जिन भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं वो आपको पहले ही नोटिस में आ जाएगा। हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट दिया जाता है बहुत ही हाई क्वालिटी का हम लोग पूरी तरीके से काट छाट के आपके लिए लेकर आते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सभी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। साथ ही जितना भी कंटेंट है चैनल पे आपको टोटली अरेंज्ड मिलेगा। आपको ये चीज़ें सब क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टोटली अरेंज मिलता है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए, क्योंकि तुरंत नेक्स्ट जो वीडियो का लिंक होता है वो आपको तुरंत ही उस वीडियो के अंत में नीचे मिल जाता है। तो इसमें आपको किसी भी दिक्कत का नहीं हुआ। टीचर्स आपको बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।